कौन है? दिक्कत नहीं। ओए अभी हो छुट्टी क्यों है? इसमें छुट्टी का क्या लेना देना? ले मेरे बच्चों, अगर आपको याद, कल सब्जेक्ट के बारे में कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारी डेवलप कर ली थी हमने। आज इसको पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए हमारे तकरीबन 17 तो प्योर चैप्टर हैं और 4 एग्जाम्स भी हैं। और सिलेबस की जो इख्तितामी तारीख होगी इंशाल्लाह, वो होगी 31 जनवरी। उससे पहले मैं स्लो चलूँ, मैं फास्ट चलूँ, मैं जो मर्जी करूँ, ये मेरी मर्जी है। क्योंकि बच्चे भी अपनी मर्जी बीच में रखना चाहते हैं। सर स्लो जा रहे हैं, सर तेज जा रहे हैं। भाई सर की मर्जी, आप कौन? तो बस आपको ये बता दिया कि 31 जनवरी से पहले आपने मुझसे कोई इस तरह की कोई जवाब या सवाल जवाब नहीं करना कि सर सिलेबस कब खत्म होगा, क्योंकि ये चीज़ मैं पहली जो प्री क्लासेस हैं उसमें फेस कर रहा हूँ। उनके नज़दीक में बहुत स्लो जा रहा हूँ। वो कंपेयर करते हैं कि सर हमारे दोस्त के 5 चैप्टर खत्म हो गए और आप अभी तक फलाना चैप्टर लेकर बैठे हो। तो खैर, ले बेटा, डाटा के बारे में, डाटा सिस्टम और रेस, 3 बातें थी हमारी सिलेबस में। सबसे पहले जो पहले 6 चैप्टर थे हमारे डाटा के बारे में थे, और याद करें कि ये कोई 35 से 45 नंबर भी थे। इंतहाई इंपॉर्टेंट, तकरीबन कोई आधा पेपर पहले 6 चैप्टर्स के अंदर। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये 50-50% एरिया है, यानी कि यहाँ पे हाफ, जो अगर कोई 40-45 नंबर आने, कोई 20-22 नंबर इसमें से रटा होगा और 20-22 नंबर इसमें नॉलेज बेस्ड भी होगा, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड भी होगा। तो जरा देखिएगा, बड़ी आसान आसान बातें, लेकिन है तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की ये भी। लेकिन हम हमारा कोई उस तरह का पढ़ने के लिहाज से इसे वास्ता नहीं पड़ा हुआ। ले बेटा, सबसे पहले डाटा की डेफिनेशन देखेंगे। डाटा कहते किसको हैं? जो चीज किताब के अंदर जिस तरह बताई गई होगी आपको उसी तरह याद करनी होगी। जिस तरह कोई लाइन लिखी होगी आपको उसी तरह उस लाइन को याद रखना होगा। इसलिए किताब को देख देख के आप लोगों ने पढ़ना है, जबानी उस तरह याद करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि जब वो एमसीक्यूज पूछेगा तो एमसीक्यूज के अंदर आपको पता है कि वो, क्योंकि आप पीआरसी भी करके आए हो, तो सेम किताब की कोई लाइन उठा के वो वहां पे ऑप्शन में रख देता है। और या लाइन में से कोई एक आधा लफ्ज कम ज्यादा कर देता है, तो वो और भी ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मेरे बच्चे, बड़े गौर से आपने चीजों को देखना है। लेकिन लफ्ज डाटा की अगर हम बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग ऐसे हो कि आप लोगों ने कभी डाटा का लफ्ज नहीं सुना हो। आप लोग डाटा के इस लफ्ज को बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन जब पढ़ेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। कहता डाटा किसको कहेंगे? कहता रेफर टू रॉ। पहले, सबसे पहले मेरे बच्चे यहाँ पे रुक जाते हैं। जब लफ्ज रॉ आया तो मेरा ख्याल है कि आप सारे, क्योंकि सीए के स्टूडेंट हो, आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह भी पढ़ते हो, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल की बात होती है। रॉ मटेरियल को उर्दू में हम खाम माल कहते हैं। ऐसा माल जिसके ऊपर अभी कोई प्रोसेसिंग होनी है और उसके बाद उसमें से कोई फिनिश गुड्स बनेंगे। तो जब यहाँ पे डाटा की बात होने लगी तो उसने कहा कि डाटा मीन्स, ये नहीं कि डाटा किस चीज को रेफर करता है। ये रॉ, रॉ का जब लफ्ज हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ खाम चीजों की बात हो रही होगी। ऐसी चीजें, ऐसा डाटा, ऐसी कोई चीज होगी जो अभी कंप्लीट नहीं होगी, इन प्रोसेस होगी। यानी कि जिस तरह अज्यूम कर लो कि जैसे हमने डिस्कस किया कि ये डिफरेंट तरह की चीजें हैं, ये सारी मिला के हम चॉकलेट बनाते हैं, उसमें मिल्क भी है, शुगर भी है, कोका बीन्स भी हैं। ये सब कुछ मिला मिलो के हम इसे बनाते हैं चॉकलेट। तो इसका मतलब ये तो अलग अलग अलग, अगर हम इसको डिस्कस करें तीनों चीजों को, ये उसके लिए शायद कोई रॉ मटेरियल है, यानी कि खाम माल है। इसी तरह मेरे बच्चे, अगर हम खाने पकाने की बात करें तो आपको पता ही है कि उसमें सब्जियां, चिकन शिकन, इस तरह की चीजें हम खरीद के जब उसको रख लेते हैं पकाने से पहले, वो एक रॉ फॉर्म होती है। अगरचे आप वो अभी उतने मान लो कि उसके इस्तेमाल के काबिल नहीं है, लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा प्रोसेस कर लोगे, पका लोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके इस्तेमाल की काबिल की कोई चीज़ बन जाएगी। आप उसको खा पी सकते हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे बच्चे, जब आपने पढ़ना है, कहता है कि डाटा रेफर्स टू रॉ। रॉ फैक्ट्स भी हो सकते हैं इसमें। अच्छा, फैक्ट्स किसके हैं? हकाइक को। फर्स्ट कहते हैं हकाइक को। जैसे अभी मैं जब क्लास में एंटर होने लगा तो मुझे बताया गया कि फलाना टीचर, उसकी, वो अभी तक कॉलेज में नहीं पहुंचा, और ये हकीकत थी। और ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, ये क्या था? ये डाटा था, ये रॉ फैक्ट्स थे। उन्होंने, मैंने उनसे पूछा कि था बताएं उन टीचर्स की क्लास, क्योंकि मैंने उन टीचर्स के बारे में खास तौर पे बता रखा है कि इनके बारे में मुझे लाजमी बताएं ये कितने बजे आते हैं। अगरचे वो ओहदे में मुझसे बड़े हैं, लेकिन कम से कम जब वो हमारे बारे में खबर रखते हैं तो हमें भी उनके बारे में खबर रखनी चाहिए, क्योंकि हमें वो तंज करते हैं जब हम लेट आते हैं। तो मैंने उनसे, अच्छा, उन्होंने कहा कि उनकी क्लास 8:45 पे शुरू होती है और अभी तक नहीं आए। तो मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई। मैंने कहा मैं भी तो अभी आया हूँ। 8:45 पे उनकी क्लास थी, वो नहीं अभी तक पहुंचे, और मैं भी अभी पहुंचा हूँ। वो भी अभी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये हकीकत है। अगर आज कोई बंदा पूछ ले कि "अच्छा, बताओ डाटा की क्लास कितने बजे शुरू होगी हुई थी", तो कोई बताएगा आज क्लास 9 बजे शुरू हुई थी। मुझे बताओ, क्या इस फैक्ट को आप झुटला सकते हो? नहीं झुटला सकते। तो फैक्ट्स किसको कहते हैं? हकायक को। आज 8:45 सड़कों पे बहुत रश था, कोई इस चीज को झुटला नहीं सकता। ये फैक्ट है। इंडिया एक दिन के अंदर 2 मैच जीत गया, तगड़े मैच। एक वर्ल्ड कप जीत गया, और एक उसने साउथ अफ्रीका, यानी कि वो तो वर्ल्ड कप था, और एक ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। ये क्या है? ये फैक्ट है।
तो इस तरह मेरे बच्चे कहता है कि डाटा किसको कहते हैं, इसमें रॉ फैक्ट्स भी होते हैं, यानी कि हकाइक भी होते हैं। जैसे खुदा न खासा कि पिछले दिनों में रिजल्ट आया, मेरा पेपर फेल हो गया, मैंने पेपर पास कर लिए, ये क्या है, ये हकाइक है। तो डाटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स, इसमें फिगर्स भी होती है, यानी कि आज क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे होंगे, आज क्लास में 15 स्टूडेंट बैठे होंगे, ये क्या है, ये फिगर है। आज अज्यूम कर लो कि यहाँ पे कितनी अमाउंट इकट्ठी हुई है, रेवेन्यू कितना कटा हुआ है आज के दिन का, तो ये इस तरह की अमाउंट, फिगर्स भी मेरे बच्चे क्या है, ये भी डाटा है। कहता है कि डाटा रेफर्स टू डिटेल्स, इनके आगे मजीद हम थोड़ी सी डिटेल्स भी क्रिएट करते हैं। आज सीएफई की जो सारी क्लासेस थी वो कब कब शुरू हुई, कुछ मजीद और कितने बच्चे आए, किसी भी उसके बारे में, तो इस तरह की डिटेल भी इसमें शामिल होती है। तो आज के बाद अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कि बताओ डाटा किसको कहते हैं, तो आपने ये तीन अल्फाज मेरे बच्चे याद रखने हैं कि डाटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स भी हैं, इसमें फिगर्स भी हैं, और इसमें डिटेल्स भी होती है। कहता है कि कलेक्टेड फ्रॉम, अब अगली बात इसके साथ जोड़नी है, ये कहां से इकट्ठा होता है ये सारा जो डाटा है। कहता है ये कलेक्ट होता है ऑब्जर्वेशन से। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन कोई चीज दूर होते हुए देखना, उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे अज्यूम कर लो कि शाहिद साहब या बाकी लोग वो ये तो नहीं कि आके टीचर को पूछते हैं या किसी बच्चों से डिस्कस करते हैं कि अच्छा बताएं कि टीचर पहुंचा कि नहीं, लेकिन ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कौन टीचर आ रहा है, कौन टीचर नहीं आ रहा। तो ऑब्जर्व करना मेरे बच्चे क्या है, किसी चीज को होते हुए देखना। ये बड़ा सारा इस तरह का डाटा हम इसी तरह ऑब्जर्वेशन से इकट्ठा करते हैं। हम जस्ट एग्जांपल, जब सुबह मैं आ रहा होता हूँ, तो जो हमारा एरिया है क्योंकि वो जरा आबादी वाला है, तो वहां पे लंबी लाइनें लगी होती है। तो जो वार्डन है वो ऑब्जर्व करता रहता है कि अच्छा इस एरिया से आने वाली जो लाइन है वो बड़ी लंबी होती है, और जो सिग्नल ग्रीन होता है, ओपन होता है, वो बड़े थोड़े से टाइम के लिए होता है, जो नॉर्मली सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था उन्होंने। फिर वो क्या करता है, उसको मैनुअली ऑपरेट करना शुरू कर देता है। यानी कि पहले तो मैं जस्ट ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन से उसने अंदाजा लगाया कि यार इस लेन के ऊपर बड़ा सारा रश होता है, और ये बेचारे वेट करते करते इनको तो लंबा अरसा लग जाता है। तो इसलिए वो क्या करना शुरू कर देता है, वहां पे जाके वो जहां से भी वो ऑपरेट होता है उसको मैनुअली खड़ा होता है वहां पे, इस टाइम के ऊपर वो सारा उसको मैनुअली ऑपरेट करता है, ताकि वो फिर लंबी लाइन वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। तो कैसे पता चला उसको कि इस लाइन में ज्यादा रश है, उसने ऑब्जर्व किया, उसे देखा। तो ये मेरे पूछे कहाँ से डाटा इकट्ठा होता है, कहता है ऑब्जर्व करके डाटा। जब आप ऑडिट करेंगे तो उसमें भी बड़ी सारी इस तरह की चीजें होंगी। जब आप किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाया करेंगे, वो कहेंगे अच्छा वो बताएं आप सैलरियां कब पे करते हैं, वो कहते हैं सर हम फर्स्ट को पे कर देते हैं। कहता है अच्छा। अब वो क्या करेगा, फर्स्ट को कहीं ना कहीं किसी कोने खुदरे में खड़ा होगा और देखेगा क्या फर्स्ट को यहाँ पे सैलरियां पे हो रही है। वो कहेगा आप स्टॉक जो काउंटिंग है वो कब करते हो, वो कहेगा सर हम हर रोज शाम को 3 से 5 बजे के दरमियान स्टॉक काउंटिंग करते हैं। उसने कहा कि ठीक हो गया, वो कहीं ना कहीं गोदाम के इर्द गिर्द खड़ा हो जाएगा और देखेगा क्या उस टाइम के ऊपर आके वो अपने स्टॉक को काउंट करते हैं। तो ये मेरे बच्चे जो डाटा इकट्ठा कर रहा है, ये किससे इकट्ठा कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ मेरे बच्चे मेजरमेंट्स भी होती है, जिससे आप ये डाटा इकट्ठा कर सकते हो। मेजरमेंट्स मेरे बच्चे बथेरी तरह हैं। अब मान लो कि आगे शादियों के सीजन आ रहे हैं, आप लोगों ने कपड़े सिलवाने हैं, कुछ भी ईद शीद जो भी इस तरह के, तो वो जो दर्जी के पास जाते हो तो मेजरमेंट्स ही होती हैं इस तरह की। वो मेजरमेंट से डाटा इकट्ठा कर रहा होता है। घर बनाना है तो उसमें मिस्त्री आगे मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, सड़कें बनानी है तो उसमें, मतलब ये जगह जगह पे ये मेजरमेंट्स वाला मामला भी आ जाता है। और रिसर्च से मेरे बच्चे आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो। ये लैब्स में भी हो रही होती है मेरे बच्चे स्पेशल, चाहे वो खास तौर पर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, आपको पता है कि वो मेडिसिन बनाने के चक्कर में लगातार रिसर्च करती हैं। खाली वही नहीं होती मेरे बच्चे, उसमें और भी बड़े सारे मामला होते हैं। जैसे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो लगातार मुल्क में रिसर्च करती रहती है, खैर वो रिसर्च नहीं करती, वो सर्च करती है। ले बेटा, अब यहां तक आपकी ये डेफिनेशन तकरीबन कंप्लीट हो। अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले अच्छा बताओ डाटा किसको कहते हैं, तो आपने सबसे पहले बताना है ये रॉ फैक्ट्स फिगर्स और डिटेल्स होती है। फिर अगली बात पूछेगा कि ये डाटा इकट्ठा कैसे करते हैं, फिर आप उसको बातें बताएंगे, ये ऑब्जर्वेशन से इकट्ठा हो सकता है, ये रिसर्च से इकट्ठा हो सकता है, ये मेजरमेंट से इकट्ठा हो सकता है। यानी कि 3 बातें यहाँ पे और 3 बातें यहाँ पे इसी तरह याद रखनी है। मादद के साथ रट्टा है, इसी तरह आपको लिखने को भी आएगा, बड़ा आसान होगा शुरू के अंदर ही पेपर पास करना, याद रखना कि जबरदस्ती पास हो जाएगा। ये बिल्कुल एमएफए की तरह। आप कहेंगे कि सर एमएफए इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन भारत की पासिंग रेशो मेजोरिटी टाइम मोर देन 50% ही होती है। कहता है इट कैन टेक मैनी फॉर्म। अब ये जो डाटा ये किस किस शक्ल में पाया जाता है, कहता है ये बड़ी सारी शक्लों में देख सकते हो आप। ये नंबर्स की शक्ल में भी हो सकता है, ये टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, जैसे आप मैसेज मैसेज करते हो, ईमेल्स आते हैं हमें, सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स आते हैं, ये टेक्स्ट की शक्ल में डाटा हो सकता है। ये इमेजेस की शक्ल में भी हो सकता है, जो तस्वीरें अपलोड करते हैं इस तरह के, देखो ना जो फेसबुक है वो भी तो एक इदारा ही है, मेटा। तो उसके पास ये जितना सारा डाटा ये कहीं ना कहीं वो इकट्ठा हो रहा था, तस्वीरों की शक्ल में भी, टेक्स्ट की शक्ल में भी, ये साथ में। और अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। यहाँ पे अदर टाइप्स में क्या आएगा, जैसे वीडियोस का यहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ, इस वीडियोस वहां पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो साउंड्स होती हैं उसका कहीं पे जिक्र ही नहीं हुआ, वो भी डाटा होता है मेरे बच्चे, तो साउंड्स वाला मामला हो जाएगा। तो ये मेरे बच्चे किस किस शक्ल में पाया जाएगा जो डाटा, ये नंबर, टेक्स्ट, इमेजेस और अदर जो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस शक्ल में पाया जाएगा। अब दोबारा जरा देखें कि डाटा किसको कहें। हम उसको बताएंगे सर डाटा रेफर करता है रॉ फैक्ट्स फिगर्स और डिटेल्स को। और ये कैसे इकट्ठा होता है, ये ऑब्जर्वेशन से,
ये रिसर्च से और ये मेजरमेंट से इकट्ठा करते हैं। और ये अगर कहीं पे आपको मिलेगा कभी, किस किस शक्ल में पड़ा हुआ मिलेगा, आप उसको कहेंगे ये टेक्स्ट की शक्ल में भी होगा, ये इमेजेस की शक्ल में भी होगा, ये वीडियोस की शक्ल में भी होगा, ये इस तरह की शक्लों में आपको किसी अदारे के अंदर पड़ा हुआ नजर आएगा। कहता है इट इज टिपिकली यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस टू जनरेट यूजफुल इनसाइट्स। अब इस डाटा का हम करते क्या है, कहता है कि ये इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हो। देखो इन्फॉर्मेशन का तो यहाँ पे लफ्ज है नहीं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए लफ्ज डाटा ही बोला जाएगा। अगरचे हम क्या करते हैं, इस डाटे को प्रोसेस करते हैं, जैसे होता है ना कि सारा दिन एक स्टोर है, उसमें सारा दिन ट्रांजेक्शन हो रही होती है। अब मेरे बच्चे शाम को उसको रिपोर्ट चाहिए होती है, वो सारा दिन की जो ट्रांजेक्शन होती है टीपीएस सिस्टम कलेक्ट कर रहा होता है, उससे आगे क्या करता है, रिपोर्ट जनरेट करके एमआईएस, वो जो बचपन में आप पढ़ के आए हो आईडीबी के अंदर, वो उसको दे रहा होता है। कहने का मतलब कि ये प्रोसेस की जाती हैं और फिर वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आज कितनी सेल हुई, कौन सी चीज सेल हुई है, कौन सी नहीं हुई, और फिर उसकी बेस पे क्या करते हैं, यूजफुल इनसाइट्स। यूजफुल इनसाइट्स का मतलब क्या है, कंक्लूजन ड्रा करना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, इसको कहते हैं यूजफुल इनसाइट्स, यानी कि किसी नतीजे पे पहुंच। और फिर हम क्या करते हैं, यानी कि इस डाटे को हम प्रोसेस करते हैं, इसके एनालिसिस करते हैं, और उसकी बेस पे हम किसी फैसले पे पहुंचते हैं। इस मकसद के लिए हम डाटा इस्तेमाल करते हैं। क्या ये जो अभी थोड़ी सी चीजें आपने डिस्कस की हैं डाटा के बारे में, क्या थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है? इसके बारे में रोचे क्या है कि आपको जो भी यहाँ पे कोई लफ्ज पढ़ेंगे, चाहे कोई मुश्किल हो चाहे आसान हो, आपको उसकी बड़ी सारी एग्जांपल्स, और यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी स्लाइड्स कुछ इस तरह तैयार करके आप लोगों को भी प्रोवाइड कर दूँ कि कोई बच्चा कभी इस डाटा के चैप्टर को या किस डाटा का ओवरऑल सब्जेक्ट को कोई सेल्फ स्टडी करना चाहे तो वो कर सकता है, यानी कि बगैर टीचर्स के कोई पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकता है। जस्ट एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे जब शुरू हुआ हमने देखा कि ये डाटा किस किस शक्ल में होगा, ये नंबर्स की शक्ल में भी होगा, टेक्स्ट और इमेजेस और अदर टाइप्स भी हो सकते हैं। अब नंबर्स क्या होते हैं, जैसे आपके एग्जाम में खुदा ना खासा जो बच्चे रह गए हैं उनके नंबर ही आए ना, उसको पूछते हैं तो फेल हो गया, फिर वो अगली बात पूछते हैं बता दें नंबर कितने हैं। उसके बाद सेल्स फिगर्स होती हैं, टेम्परेचर रीडिंग्स, ये सारे नंबर्स हैं। टेक्स्ट की बात करें तो नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, जब आपसे पूछे जाए यहाँ पे लिखवाने आते हैं शायद साहब, तो कस्टमर फीडबैक, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इमेजेस की बात करें, ये आपके सामने डिफरेंट तरह की डाटा के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और उसके बाद अदर टाइप्स में जैसे अभी हमने डिस्कस किया, उसमें साउंड, वीडियोस और सेंसर सिग्नल्स होते हैं। सेंसर सिग्नल आपको पता ही है कि जैसे आपके चलान भी होते हैं उसमें वो भी सेंसर ही होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बिल्डिंग्स के अंदर डिफरेंट तरह के सेंसर लगे होते हैं। इवन ये जो सेल्फ ड्राइव वाली गाड़ियां हैं वो उसके अंदर भी रहते हैं, वो सारे का सारा सेंसर की बेस पे ही काम करती है। तो ये सेंसर लगे होते हैं मेरे बच्चों। इसी तरह मेरे बच्चे आगे अगर आपने मजीद इसको रीड करना हो, पीछे जितना भी पढ़ा है उसमें सब में ये बड़ी खूबसूरत किस्म की एग्जाम्पल दी हुई है। अगर आप जब पढ़ रहे हो तो इसको एक दफा देख लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। ले बेटा, आप छोटी छोटी बातें कहता है कि डाटा इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुडे। देखो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज होते हैं, याद है बचपन में पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। उसमें मैन, मनी, मटीरियल, मशीनें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाई और चलाई जाती है। लेकिन मेरे बच्चे आज का जरा दौर थोड़ा सा बदलता जा रहा है, वो कह रहा है कि जरा रुकें, ये मैन, मनी, मटीरियल, मशीनों के साथ कुछ और भी ऐड कर लें, यानी कि क्रिटिकल रिसोर्सेज के अंदर वो कहता है कि डाटा भी शामिल कर लें। अब डाटा भी एक बहुत कीमती एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि आप पूछेगा पेपर के अंदर डाटा इज वन ऑफ द मोस्ट डैश, तो हम बताएंगे नीचे चार ऑप्शन आ रहे होंगे, ये क्या होगा, ये क्रिटिकल रिसोर्स है। कह रहा है इट ड्राइव्स डिसीजन मेकिंग। कहता है क्यों क्रिटिकल रिसोर्स है, ये क्यों इतना अहम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहता है इससे हम फैसले करते हैं। यानी कि डाटा होगा तो देखो, बगैर डाटा के जो फैसले करते हैं उसमें अंदाजे होते हैं, और अंदाजे मेरे बच्चे अक्सर गलत भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास डाटा हो और उसकी बेस पे फैसला करें तो मेरे बच्चे जाहिर बात है वो फैसले जरा थोड़े से दुरुस्त होते हैं, थोड़े से नहीं बल्कि काफी। इनको कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करना, यानी कि इन्फॉर्मेशन की बेस पे फैसले करना। और उसके लिए डाटे का होना जरूरी है, बजाय के अंदाजे आप क्या करें, डाटे की बेस पे फैसला करें। जैसे होता है ना कि आप कुछ चैप्टर छोड़ जाते हैं, यहाँ से सवाल आ भी गया तो मैं अंदाजों की बेस पे कर लूंगा, तो आप जिस तरह के अंदाजों की बेस पे वो सवाल करते हो आपको पता है। लेकिन अगर आप पढ़ के जाते हो उसको तो फिर आप जो सवाल का आंसर करेंगे वो कुछ और होगा, जो बेचारे एग्जामिनर को भी समझ आ रहा होगा। कहता है इट ड्राइव डिसीजन मेकिंग, इससे आप फैसले करेंगे। हैव इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर। देखो लोग आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या आपकी प्रोडक्ट के बारे में उनका बिहेवियर क्या है, उससे भी आप एनालिसिस लगा सकते हो। होता है ना, कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, लोग फिर सोशल मीडिया के ऊपर उसके बारे में कमेंट्स करते हैं। जैसे कभी हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ आईकैफ, उन्होंने, उनकी एक कंपनी थी जिसमें सीईओ थे, उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी लेस के मुकाबले में ओए हुए। अब जब उन्होंने ओए हुए लॉन्च की, खुद सोचे कितना मशहूर ब्रांड बना होगा वो, है कि जाके लोग दुकानों पे कहते थे कि यार मुझे ओए हुए देना है, वो कहते थे भाई ये तकालीफ तो हम यहाँ पे नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब कि कितनी बेशर्मी वाला नाम था कि नाम लेते हुए शर्म आती थी। लोग क्या करते थे, लोग लेस का नाम लेकर जो उसका कंपेटिटर था उस प्रोडक्ट को खरीदते थे, क्योंकि शर्म से वो नाम बोल भी नहीं सकते थे। तो लोगों ने धड़ाधड़ उसके बारे में रिव्यूज दिए, वहां पे जो बॉक्सेस पड़े होते हैं उसमें भी कमेंट्स छोड़े होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर भी। इतना पैसा लगा दिया उसकी मार्केटिंग के ऊपर, इधर उधर वो आया और चला गया।
क्योंकि मेरे बच्चे उसमें जान ही नहीं थी है। पहले तो आप वैसे ही एक बड़े बहुत बड़े ब्रांड को आप वो कर रहे हो, compete कर रहे हो हैं, वो कौन सा कोई छोटा मोटा वो था, वो मल्टीनेशनल है। उसके मुकाबले में ओए होए लेकर आए हैं। तो कहने का मतलब कि कम से कम थोड़ी बहुत तो अकल अल्लाह ताला देखे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना कोई अकले कुल नहीं बना देता इंसान। इसमें जाहिर बात है कि रहता तो वो इंसान ही है। तो खुद सोचें इस इंसान ने क्या किया। अब बाकी आप ढूंढ लीजिएगा ये था कौन। अभी भी माशाल्लाह वो फर्म चला रहा है तो फिलहाल कह रहा है कि डाटा इज वन ऑफ द मोस्ट, पहले वो आई कैब चला रहा था, तो आई कैब को चलाने वाले कुछ ऐसे भी हैं। और उससे सबसे ज्यादा जो सत्यानाश किया था, शुरुआत वहां से हुई थी। ये जो बड़ी सारी आप तनकीद करते हैं ना आज के लोगों के ऊपर, शुरुआत उसी ने की थी इसकी। कहता है डाटा इज वन ऑफ द, अच्छा बात हो रही थी कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर, कि इससे आपको कस्टमर के बिहेवियर का डाटा से पता चलता है। लोग ईमेल करते हैं जब भी कोई किसी तरह का मसले मसाइल होते हैं, लोग सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स करते हैं, तो इस तरह की चीजों से आपको पता चल रहा था, फीडबैक शेयर कर रहे होते हैं। कहता है कि हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर एंड प्लेज ए विटल रोल इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजी। इसी बेस पे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं कि कोई प्रोडक्ट हमने उसको मजीद आगे उसको वो करना है, ग्रो करना है, या उसको खत्म करना है, या क्या करना है। कहता है कि डाटा comes in various form, can be classified based on its, ये भी हम डिस्कस करेंगे। डाटा की कई तरह की क्लासिफिकेशन भी करेंगे, इसको स्ट्रक्चर की बेस पे भी क्लासिफिकेशन करेंगे, आगे पढ़ेंगे कोई स्ट्रक्चर डाटा होगा, कोई अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होगा, कोई सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा, स्ट्रक्चर की बेस पे भी डिस्कस करेंगे, इसको सोर्सेस की बेस पे भी डिस्कस करेंगे, कहाँ से इकट्ठा होता है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, किस तरह का है। कहता है कि अंडरस्टैंडिंग दिस क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग डाटा एफिशिएंटली। वो जब करेंगे क्लासिफिकेशन, फिर उसकी अहमियत भी डिस्कस करेंगे कि इस क्लासिफिकेशन को हमने, जो होता है ना कि कुछ डाटा ऐसा होता है जो सेंसिटिव होता है, उसकी क्लासिफिकेशन हमने सेंसिटिव क्यों की है, क्योंकि मेरे बच्चे अगर वो किसी के हाथ आ जाए तो किसी बंदे की शिनाख्त हो सकती है, तो लोगों के बारे में, यानी कि उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो इफेक्ट हो सकती है। इस तरह कोई रिस्ट्रिक्टेड डाटा होगा कि अगर किसी के हाथ में आ जाए तो किसी बंदे का नुकसान हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, डाटा की डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन भी कर देंगे। तो ये मेरे बच्चे हमारा ओवरऑल क्या था डाटा के बारे में, इसका इनिशियली, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली डाटा को डिफाइन किया गया है कि डाटा किसको कहते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा बहुत पता चल गया कि कोई बंदा आज से आपको पूछे कि अच्छा बताओ भाई डाटा क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट फिगर्स और डिटेल्स होती है। ये कैसे इकट्ठा होता है, तो आप उसको रिसर्च से, ऑब्जर्वेशन से, और फिर मेरे बच्चे ये किस किस शक्ल में पाया जाता है, आप ये सारी बातें उसको बता सकते हैं। याद रखोगे मेरे बच्चों, इसी तरह याद करना है, तो मेरे बच्चे इसी तरह वो चीज़ पूछेगा। क्योंकि उसके जो क्वेश्चन बैंक आप देखोगे, क्वेश्चन बैंक हार्ड फॉर्म में, चाहे आपकी मर्जी, आप अगर तो आंखों के लिहाज से बात करें तो मेरा ख्याल है कि हार्ड फॉर्म ही यूज़ किया करें, क्योंकि सॉफ्ट में जाहिर बात है दिक्कत तो होती है उसकी। और लेकिन वो फजूल किस्म के वो है क्वेश्चन बैंक इसका। बच्चों की तरह उसने चैट जीपीटी से थोड़े थोड़े 10 10 15 15 एमसीक्यूज निकाल के वहाँ पे दिए हुए हैं, आधी आधी लाइन के। उसमें कोई भी 2 लाइन का एमसीक्यूज है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से होगा कोई होगा। तो इस तरह का है वो, अगर आपने यूज़ करना हुआ तो मेरे से उसको यूज़ कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सॉफ्ट में यूज़ कर लें। ले बेटा अगली बात आ गई, ये भी सॉफ्ट में, जब मैं ये स्लाइड शेयर करूंगा आपके साथ, ये भी आपने सॉफ्ट में ही यूज़ करनी है, इसका कोई प्रिंट शीट नहीं, क्योंकि 2 2 3 300 स्लाइड हैं एक एक चैप्टर की। तो इसलिए इसको आपने सिर्फ सॉफ्ट में, अगर होता है ना कोई एग्जांपल आपने पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत हो रही है उसमें, तो आप एग्जांपल आप लाजमी रीड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे रीड कर रहा, लेकिन आपने उसकी एग्जांपल लाजमी पढ़नी है, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा पोस्ट रिजल्ट में आए हो, जो दूसरा बैच है उसमें एक एक आदमी मैं पढ़ दिया करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे ज़रा थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल है। और हमारी रिवीजन भी होगी इंशाल्लाह, जैसे सिलेबस खत्म होगा तो इंशाल्लाह कोई 4 5 दिन की हम रिवीजन भी रखेंगे, जिस तरह बी लॉ वगैरह की करते हैं। पहले सर खत्म तो करवा दें, आज पहला दिन है, साथ रिवीजन की बात भी आ गई। हाँ, ले बेटा अगला टॉपिक, क्योंकि मैं इसलिए वो कह रहा हूँ कि यही इतना का हिस्सा मैंने एक पूरे लेक्चर में पढ़ाया है। ये जो अभी अभी आपने डाटा का एक स्लाइड खत्म किया ना, ये रेगुलर क्लास में एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर लगाया है, और मैं उसमें हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ कि इतना टाइम मैंने, और बच्चे वो सही बोलते हैं कि आप स्लो चल रहे हैं। खैर लेकिन अगली बात आ गई टाइप्स ऑफ डाटा। अभी ऐसे ही मेरे बच्चे आप लोगों ने याद करनी है टाइप्स ऑफ डाटा में, यहाँ पे 2 तरह की टाइप्स मेन बता रखी हैं, 2 मेन टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव डाटा होगा, एक क्वांटिटेटिव डाटा होगा। अच्छा क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होगा, ऐसा डाटा जिसमें फिगर्स ना हो, जिसमें यानी कि न्यूमेरिकल ना हो, जिसमें फिगर्स ना हो, या नॉन न्यूमेरिकल कह लें सादा अल्फाज में। और क्वांटिटेटिव क्या है, जो न्यूमेरिकल हो, यानी कि क्वालिटेटिव जो नॉन न्यूमेरिकल हो, और क्वांटिटेटिव क्या है, जो न्यूमेरिकल हो। अब जैसे एग्जाम्पल अगर क्वालिटेटिव की बात करें, सर ये कौन सा हो सकता है, जैसे अगर कोई बंदा, कि जैसे होता है ना कि मैं आज पूछता कोई जाके, शाहिद साहब पूछते हैं या कोई बंदा दाऊद साहब पूछते हैं, अच्छा बताएं राणा साहब आज आपकी क्लास कैसी थी। मैं उनको बताऊंगा कि जब मैं एंटर हुआ क्लास में तो मैं 15 मिनट लेट था और बच्चे गुस्से में बैठे हुए थे। अब ये क्या है मेरे बच्चे, ये क्वालिटेटिव डाटा, ये डाटा मिल गया उनको, लेकिन क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है। और फिर मेरे बच्चे, फिर मैं उनको बताऊंगा कि जब क्लास खत्म हुई तो सब बच्चे बड़े परेशान थे, उनको कुछ समझ नहीं है। ये क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है। आधे बच्चे क्लास में सो रहे थे, हैं? तो क्वालिटेटिव डाटा है।
अब रोचे उसके बाद क्वांटिटेटिव डाटा क्या हो सकता है? अच्छा बताएं क्लास में कितने बच्चे थे? ये क्वांटिटेटिव डाटा होगा इस तरह के। तो कहने का मतलब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सादा सा आपने याद रखना है कि जो न्यूमेरिकल हो वो क्वांटिटेटिव होगा, जो नॉन न्यूमेरिकल हो वो क्वालिटेटिव डाटा होगा। अब अगली बात आ जाती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इन दोनों में मजीद सब टाइप्स हैं, दो क्वालिटेटिव में मेरे नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा, और क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा है। अब ये बात आएगी सर ये नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा क्या है? देखो ये तो हमें पता चल गया क्वालिटेटिव डाटा कौन सा है जिसमें नंबर्स नहीं आ रहे होते, ये नॉन न्यूमेरिकल है। अब क्वालिटेटिव इसमें नॉमिनल डाटा कौन सा होगा? एक ऐसा डाटा मेरे बच्चे जिसमें जिसमें अज्यूम करो होता ना कि डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हो, ऐसा डाटा, यानी कि नॉमिनल डाटा, नॉन न्यूमेरिकल डाटा जिसमें डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हो और उन कैटेगरीज के अंदर कोई वाजे फर्क ना हो। यानी कि वादे फर्क का मतलब क्या है? होता ना कि बात कोई कैटेगरी हो और उस कैटेगरी में कोई बरतर होती है, कोई बदतर होती है, यानी कि कोई सुपीरियर होती है, कोई इंफीरियर होती है। तो क्वालिटेटिव डाटा क्या है? क्वालिटेटिव डाटा में नॉमिनल डाटा क्या है? इसमें डाटा की कैटेगरीज होती है, लेकिन उस कैटेगरी के अंदर किसी तरह की कोई बर्तरी, इंफीरियरिटी या मान लो कि सुपीरियरिटी, इस तरह की कोई चीज नहीं होती। जस्ट जस्ट एग्जांपल, जैसे मान लो कि अगर कोई बंदा पूछे कि अच्छा क्लास में बताएं कि सिर्फ मेल स्टूडेंट है या फीमेल है, मैं कहूँगा मेल और फीमेल दोनों। अब ये कैटेगरी मैंने बताई है कि क्लास में किस तरह के स्टूडेंट है, मुझे बताओ इसमें कौन सी बेहतरीन है और कौन सी बेहतरीन नहीं है? दोनों। इसमें किसी तरह की मेरे बच्चे जिसको कहते हैं ना कि इसमें ये कह लो कि अब क्या मैं अल्फाज बोलूं, इस कैटेगरी को आप नहीं कर सकते इस बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट के खुदा ना खास्ता कौन सी बेहतर है और कौन सी बेहतर नहीं है। यानी कि सादा अल्फाज में ये क्वालिटेटिव डाटा में नॉमिनल जो है ये भी कैटेगरीज ऑफ डाटा ही है, लेकिन इस कैटेगरी के अंदर कोई फर्क नहीं होता सादा अल्फाज में। अभी देखेंगे इसकी जो होता है ना कि वास्तव ब्लड ग्रुप होता है, किसी का कोई ब्लड ग्रुप है, किसी का कोई ब्लड ग्रुप है। अब उस ब्लड ग्रुप में मेरे बच्चे कौन कहेगा कि जो ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ये बहुत जबरदस्त है और बी पॉजिटिव बड़ा खराब है? नहीं मेरे बच्चे, इसमें कोई खराबी और इस तरह की नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें खुदा ना खास्ता कोई बंदा शादीशुदा है, कोई गैर शादीशुदा है, अगर कोई बंदा कहे कि अच्छा नहीं सच्ची बता रहा हूँ, ये किताब में भी इस तरह की बातें हैं, वो कहेगा अच्छा बताओ इसमें कौन सी कैटेगरी बेहतर है, कोई कैटेगरी इसमें कोई पता नहीं चलेगा। और लेकिन जो ऑर्डिनल डाटा है इसमें आपको कैटेगरी में फर्क पता चलेगा। है जैसे होता ना कि यहाँ पे सीए के अंदर एक बता पीआरसी का है, कैफ का है, सी फैफ का है, आप कहें सब बराबर है, ये तो बेशर्मी है, ये कैसे हो सकता है सब बराबर है? तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ये अगर हम बात करेंगे बताएं सीए में कौन कौन से लेवल है, पीआरसी, कैफ, सी फैफ, एमएस, क्या ये क्वांटिटेटिव डाटा या क्वालिटेटिव डाटा? क्वालिटेटिव डाटा है। लेकिन मेरे बच्चे क्या इसमें कैटेगरीज हैं? बिल्कुल कैटेगरीज हैं। क्या उन कैटेगरीज के अंदर वाज़ेह डिफरेंस नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल वाज़ेह डिफरेंस नजर आ रहा है। इसी तरह मान लो कि डिफरेंट तरह के महकमों के अंदर ये जो ओहदे होते हैं, चाहे वो आर्मी है, चाहे पुलिस है, चाहे बाकी किसी ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, तो मेरे बच्चे उसमें जो ओहदे होते हैं इसमें वो हैं कैटेगरीज, लेकिन उसमें बड़ा वाज़ेह फर्क होता है। अगर कोई जैसे मान लो कि जहाँ पे अभी फिलहाल फील्ड मार्शल साहब इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, वो कह रहा है कि अभी भी मेरा ओहदा और बाकी लोगों का ओहदा उसमें कोई वाज़ेह फर्क नहीं दुनिया को नजर आ रहा। होना चाहिए बड़ा वाज़ेह फर्क, उसके लिए वो 27वीं तरमीम पास करवाने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि बेटा इसमें बड़ा वाज़ेह फर्क होगा जहां पे ऑर्डिनल डाटा होगा। दोबारा जरा देखिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं मेरे टाइप्स ऑफ डाटा। सबसे पहले हमने दो मेन कैटेगरीज डिस्कस की कि दो मेन कैटेगरीज हैं डाटा की, क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव। फिर पहले हमने क्वालिटेटिव को डिस्कस किया कि एक ऐसा डाटा जो नॉन न्यूमेरिकल हो, जिसमें नंबर्स ना हो। फिर आगे इसमें मजीद दो टाइप्स थी, एक थी नॉमिनल और एक थी ऑर्डिनल। और नॉमिनल में हमने डिस्कस किया ये भी मान लो कि क्वालिटेटिव डाटा की एक टाइप है जिसमें कैटेगरीज ऑफ डाटा होती है, लेकिन उन कैटेगरीज के अंदर कोई वाज़ेह फर्क नहीं होता, यानी कि सब बराबर है। लेकिन उसके बाद ऑर्डिनल डाटा की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कैटेगरीज भी हैं लेकिन उनके अंदर वाज़ेह फर्क भी होगा। याद रखेंगे मेरे बच्चे, इस तरह मेरे बच्चे, लेकिन होनी डिफरेंट कैटेगरी चाहिए। अच्छा ये ना हो कि यहाँ पे मेल स्टूडेंट है इन्हीं के अंदर कैटेगरी बनाना शुरू करते हैं मजीद कोई एमई बिला वजह। वैसे हम बात करें हैं कि ये कौन सी कैटेगरी है, तो इस तरह नहीं, यानी कि बड़ी वाज़ेह कैटेगरी होनी चाहिए जो बनती हो। क्या रखोगे इसको? तो उसके बाद दूसरा मेरे बच्चे इसको थोड़ा सा पहले रीड कर लें। बेटा अगर हम क्वालिटेटिव डाटा की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया था इसमें कौन कौन सा डाटा आ जाता है, वैसे ही समझाने के लिए, कोई याद यूद करने के लिए नहीं। इसमें जो हम हमारी जो सेंसस होती हैं, जो मान लो कि इसके बाद पता नहीं लफ्ज, ये वैसी तस्वीर थी, उसमें कुछ इस तरह की सब्जेक्टिव, वैसे हमारे कोई ये होता है ना जज्बात ख्यालात जो हम बयान कर रहे होते हैं, लेकिन अपने लिहाज से चीज़ें बयान कर रहे होते हैं, उसके लफ्ज सब्जेक्टिव है। जैसे आप सब लोग बहुत निकम्मे हैं, ये अजीम कर लो कि ये मैंने ये जज्बात बयान कर दी, लेकिन ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। यानी कि शायद मुझे आप लोगों से कोई पर्सनल मामला हैं इस तरह के, उस बेस पे मैंने आपको कह दिया, क्योंकि आप माशाल्लाह सारे यंग हो, मैं बुजुर्ग बंदा हूँ हैं, और शायद अब मुझे भी अपना वक्त याद आता है और मैं कह रहा हूँ नहीं ये तो स्टेज ही ऐसी होती है, बस ये फारग मेरी उम्र में पहुंचे ताकि आप मान लो कि जरा थोड़े से ज़हीन हो जाए।
हालांकि माशाल्लाह आप लोग, यही उम्र है अब, ये ना हमें कुछ याद रहता है ना लेन ना देन, अब मामला बदल गए। लेकिन वक्त मेरे बच्चे इसी तरह स्पीडो स्पीड जा रहे हैं। और यकीन कर लो, ये जो 40 साल का जो वक्त गुजार लिया है इस दुनिया के ऊपर, ऐसे लग रहा है कि जैसे शायद कल की बात थी, कल आए थे दुनिया के ऊपर, और आज मैं, कभी बचपन था, बड़े होने का शौक था, हैं, जबरदस्ती बड़े होने की कोशिश करते थे। मुझे याद है कि मेरा ख्याल है 7वीं 8वीं क्लास में मैंने ये क्लीन शेव अभी बिला वजह, हालांकि थे नहीं बाल, मैंने क्लीन शेव करवा ली। टीचर ने मुझे सारी क्लास के अंदर खड़ा करके टका के बेइज्जती की फिर। होता ना कि अभी कि बाकी सारे हैं तो ठीक है, मैं भी कुछ इस तरह का, अब पछताते हैं उस तरह इस वक्त को कि यार काश वो वक्त दोबारा वापस आए। लेकिन हमारी जो फीलिंग्स होती है, फीलिंग है भैया ये सब्जेक्ट हमसे पास नहीं हुआ, अल्लाह माफ करे, जस्ट समझा रहा हूँ आप ये नहीं। तो ये फीलिंग भी क्या है, ये मेरे बच्चे क्वालिटेटिव डाटा है। इस तरह मेरे बच्चे जो आप सुनते हो डिस्क्रिप्टिव, इस तरह की ये बातें, तेज शेष जो होते हैं, ये चीज़ मीठी है खट्टी है जो भी है, सूंघने की जो भी चीज़ें हो मेरे बच्चे जो देखते हो, खैर वापस है। नॉमिनल डाटा कौन सा है? ऐसा डाटा जिसमें कैटेगरीज हो विद डॉट ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर नहीं, ये नहीं कि उसमें कोई डिफरेंस हो, सब बराबर है। जैसे वो कहता है कि जेंडर की अगर हम बात करें, मेल है फीमेल है, और उसके बाद अगर हम मैरिटल स्टेटस की बात करें, सिंगल है मैरिड है डाइवोर्स भी रखा है इन्होंने, है, अल्लाह माफ करे। लेकिन आप लोग तो इसको थोड़ी सी और कैटेगरी में समझते हो, लेकिन फिलहाल याद रखना कि इसमें कोई फर्क नहीं होता। उसके बाद ब्लड ग्रुप भी है मेरे बच्चे, इसमें भी ये सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन विदाउट ऑर्डर, इनमें कोई ऑर्डर नहीं होता। कोई भी इस तरह का डाटा होगा तो मेरे बच्चे जिसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये बेहतर है ये बेहतर नहीं है, वही बात। और ऑर्डिनल डाटा जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कहता है इसमें भी कैटेगरीज होंगी डाटा, इसमें डिफरेंट तरह का डाटा होगा, लेकिन मेरे बच्चे विद ए मीनिंगफुल ऑर्डर, उसमें पक्की बात है उसमें एक ऑर्डर होगा, यानी कि उसमें बेहतर बदतर जो भी है, मतलब सुपीरियर इंफीरियर सब कुछ होंगे। जैसे अगर हम बात करें सेटिस्फेक्शन लेवल, कल यहाँ पे एक फीडबैक फॉर्म आएगा कुछ दिनों के बाद, कोई हफ्ता 10 दिन की क्लास जब गुजर जाएगी, यहाँ पे फीडबैक फॉर्म आएगा। वो कहेगा अच्छा राणा साहब ये बताएं कि जो आपको चीज पढ़ाते हैं क्या उसकी समझ आ जाती है, आगे डिफरेंट तरह के ऑप्शन हैं, या राणा साहब कभी टाइम पर आते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह के आगे ऑप्शन हैं। तो मेरे बच्चे जाहिर बात है वो बताएंगे कि वो बड़ा, जब आप बताएंगे उस फीडबैक को, जब वो ओवरऑल कंपाइल करेंगे, उसमें वो मेरे बच्चे कैटेगरी ऑफ डाटा होगी, लेकिन बड़ा मीनिंगफुल ऑर्डर होगा उसके अंदर। खैर इस तरह मेरे बच्चे कहते हैं कि ये जो हमारी क्वालिफिकेशंस होती हैं इसमें बड़ा फर्क होता है। जैसे मैट्रिक है कोई बंदा और कोई बंदा ग्रेजुएट है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, तो दोनों तालीम ही। तो ये मेरे बच्चे इस तरह की ये बातें, खैर उसमें जरा देखिएगा, कहता है क्वालिटेटिव डाटा रेफर्स टू नॉन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जिसमें नंबर्स ना हो, दैट डिस्क्राइब क्वालिटीज और करेक्टरिस्टिक्स, जो किसी भी मानो किसी चीज की क्वालिटीज और करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करा होता है। कि जैसे यहाँ पे बड़े ही काबिल बच्चे बैठे हुए इस क्लास के अंदर, ये मैंने क्या डिस्क्राइब की है, एक क्वालिटी डिस्क्राइब की है, ये डाटा है। बड़े ही निकम्मे हैं, सुबह टाइम क्लास होती है सारे सो रहे होते हैं, तो ये क्या है, एक क्वालिटी है। लाहौर के लोग बहुत खाते हैं, तो ये जैसे क्वालिटी की इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही थी। कहते इट इज प्राइमरली यूज फॉर कैटेगोरिकल और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, यानी जाहिर बात है डिस्क्राइब करते हैं हम चीजों को इसके अंदर। जाहिर बात जब नंबर ही नहीं तो डिस्क्राइब ही करना है इसके अंदर, और क्या होना। कहता है क्वालिटेटिव डाटा कैन बी, जो था ना जैसे आप डिफरेंट तरह के, खैर वापस हम सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स कर रहे होते हैं। कहता है क्वालिटेटिव डाटा कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, इसमें मजीद आगे नीचे कौन सी डिवीजन हो सकती है, नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा। नॉमिनल अभी हमने डिस्कस कर लिया कि दिस टाइप ऑफ डाटा रिप्रेजेंट कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर, ये याद रखना है। इसी तरह मेरे बच्चे, इसमें कैटेगरीज होंगी डाटा की, लेकिन उसकी कोई रैंकिंग नहीं होगी, बगैर रैंक्स के। कहता है कि एग्जाम्पल इंक्लूड जेंडर, मैरिटल स्टेटस और ब्लड टाइप। और ऑर्डिनल डाटा जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया, लाइक नॉमिनल रिप्रेजेंट कैटेगरीज बट दीज कैटेगरीज हैव ए मीनिंगफुल ऑर्डर और रैंकिंग, बड़ा वाज़ेह उनमें फर्क होगा, यानी कि ये सब बराबर नहीं होंगी इसके अंदर। कहता है however the intervals between them are not defined, हम अगली बात उसमें कर, कहता है कि इंटरवल उसमें कितना है, होता है कि बात का एक एक है, मैंने 10 लिखा है और दूसरा लिख दिया 15, मुझे बताओ क्या इसके दरमियान जो इंटरवल है आपको पता चल सकता है कितना है? हाँ, इसमें तो बड़ा वाज़ेह पता चल सकता है। लेकिन बाकी अगर हम ये जो हम ऑर्डिनल डाटा की बात करें, इसमें कैटेगरीज होंगी। जैसे मान लो कि एक बंदा मैट्रिक है, एक बंदा इंटर है, एक बंदा ग्रेजुएट है, ये कैटेगरीज हैं डिफरेंट तरह की, लेकिन इसमें इंटरवल कितना है? आप कहेंगे 2 साल का, तो वो नंबर थोड़ी देने हैं यहाँ पे आप, यानी कि वैसे अगर हम कहें कि इसमें बड़ा डिफाइंड इंटरवल नहीं होता मेरे बच्चे, हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि किसी उसमें डिपार्टमेंट के अंदर या किसी अदारे में ओहदे होते हैं, अब ओहदों के अंदर जो इंटरवल होता है मेरे बच्चे, उसका कोई प्री डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं होता इस तरह का कि ये कितना इंटरवल है। तो ये मेरे बच्चे छोटे छोटे कहता है द इंटरवल बिटवीन देम आर नॉट डिफाइंड। एग्जांपल कौन सी है? सेटिस्फेक्शन लेवल, जैसे आपका सेटिस्फाई, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाई, ये चीजें आपकी क्या है, ये कैटेगरीज हैं डिफरेंट तरह। जैसे यहाँ पे मेरे बारे में पूछा जाएगा कि सेटिस्फाई, न्यूट्रल या डिससेटिस्फाई, सर डिससेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई।
उसके बाद एजुकेशन लेवल में बच्चे ये हैं, लेकिन इंटरवल का इसमें नहीं पता चलेगा। तो बेटा इसकी अच्छी खासी एग्जांपल आगे भी है। वैसे जल्दी जल्दी नॉमिनल डाटा में टाइप्स ऑफ व्हीकल, डिफरेंट तरह की गाड़ी होती, लेकिन अगर ये कहना कि इसमें कौन सी बढ़तर है कौन सी बढ़तर है, भाई हर बंदे को जो मिल जाए है। कभी यूं कर लो कुछ ना हो तो बाइक भी बड़ी कमाल की होती है। तो उसके बाद जो जो मिलता है तो मेरे बच्चे इसमें कोई ये कहना। उसके बाद कहता है कि आई कलर्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसमें कोई कैटेगरी नहीं होती, यानी कि वो रैंकिंग नहीं होती उस तरह की, बड़ी बात है। कह रहा है कि नेशनैलिटी, ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन हो गए, इसमें खैर आप कहेंगे नहीं नहीं सर होता है। ये नहीं मेरे बच्चे, इसमें जब उसने कह दिया नहीं होता तो नहीं होता। कह रहा टाइप्स ऑफ, ये पता नहीं जो भी खाने शाने होंगे। कह रहा है कि डिपार्टमेंट इन कंपनी, टाइप ऑफ पेट, जो भी है मॉडल, इस तरह की चीजें। और उसके बाद अगर हम ऑर्डिनल डाटा की बात करें, इसमें इसमें बड़ा वाज़ेह मूवी रेटिंग्स हैं, क्लास पोजीशंस हैं, कस्टमर फीडबैक, पेन इंटेंसिटी होता है ना कि बात का सर में दर्द हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी उसमें फर्क होता है। बात का किसी के लिए सर दर्द होता है, मिलिट्री रैंक, एजुकेशन ग्रेड, जो भी है इस तरह के मेरे बच्चे, होटल रेटिंग शेटिंग। पढ़ क्या रहे हो बोला? सबसे पहले आज आपने क्या डिस्कस किया है? डाटा क्या होता है आपको पता चल गया। डाटा रेफरेंस, रॉ, फैक्ट्स, फिगर्स, जो भी है डिटेल्स वगैरह, और कहाँ से इकट्ठा होता है वो भी आपको पता चल रहा है, किस शक्ल में पड़ा होता है वो भी आपको पता चल गया। ये बड़ा अहम रिसोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक क्रिटिकल रिसोर्स है, ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद आपने डिस्कस करना शुरू किया कि डाटा की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। आपको पता चल गया कि दो तरह की मेन टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डाटा जो नॉन न्यूमेरिकल हो, क्वांटिटेटिव डाटा जो न्यूमेरिकल हो। फिर आपको पता चला कि जो क्वालिटेटिव डाटा है उसके अंदर भी मजीद दो तरह की टाइप्स हैं, जो नॉमिनल और ऑर्डिनल है। और नॉमिनल क्या है, ये डिफरेंट, ये कैटेगरीज ऑफ डाटा है डेफिनेटली, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि नॉमिनल के अंदर कैटेगरीज हैं, लेकिन उसके अंदर कोई रैंकिंग नहीं है विदाउट ऑर्डर। और ये याद रखना कि आपने ऑर्डर जबरदस्ती उसमें क्रिएट नहीं हो सकता, कोई एग्जाम्पल दे रहे। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं पेपर के लिहाज से, हमारी किताब के अंदर जब कोई चीज बताई जाएगी उसके आगे किसी टॉपिक में साथ एग्जाम्पल भी है। जब वो पेपर में पूछेगा आपसे, जब वो टॉपिक पूछेगा उसका एग्जाम्पल पूछने का भी यहाँ पे पूरा पूरा हक है। और उसके जो मॉडल पेपर दे रखा है उसमें जो लेकिन जाहिर बात है एग्जाम्पल वहीं पे पूछी हुई है जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर वो देखेंगे इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि आज नहीं तो कल देख लेंगे उसको, उम्मीद है कल इंशाल्लाह टाइम पर पहुंच जाएंगे। और टाइम पर आके कल सबसे पहले हम 2-4 मिनट के अंदर मॉडल पेपर देखेंगे। उसके अंदर जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ना मेरे बच्चों, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जैसे जस्ट एग्जाम्पल हो कहेगा अच्छा बताओ डाटा की टाइप्स बताओ, और आगे उसके एक एक एग्जाम्पल भी दो या दो दो एग्जाम्पल भी दो। ये हो जाएगा क्वालिटेटिव डाटा की टाइप्स बताओ और आगे उसकी दो दो एग्जाम्पल भी दो, तो आपने ये दो टाइप्स बतानी है, ये इंफॉर्मेशन देनी है, और आगे कम से कम ये दो एग्जाम्पल भी देनी है। जो किताब से बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये आपके पास मतलब हतमी सहीफा है, इसी में से जो भी आना है वो आना है मेरे बच्चों, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। पक्का इस पे यकीन रखें आप। लेकिन मेरे बच्चे इसमें एग्जाम्पल भी याद करनी है आप, क्या रखोगे इस बात को, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो ना थ्योरेटिकल, उसमें एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दी जाती है, किताब में पूछने। इंडिया में ये चीजें पूछी जाती हैं वैसे भी, बाकी वो तो इवन लॉ के अंदर वो होते हैं ना रियल केसेस जो होते हैं उनके रेफरेंसेस होते हैं, और वो वहां पे बताने होते हैं, वो केस ही पूछ लेता है फलाना है। अच्छा बताएं कि मरियम नवाज वर्सेस इमरान खान, चले जो भी है, उस केस को रेफर करके वो कहते हैं कि इसके बारे में बताएं, वो तो टका के रटा वहां पे तो इस तरह की चीजें वो पूछते हैं। खैर सर पीलो सीलो में जिस तरह मल्टीपल हाँ, एक मतलब क्वेश्चन में काफी सारे सिनेरियो होते हैं, तो आप इस सवाल करें कम ही है। वो लहदा बात है, एक सिनेरियो देखे नीचे उसमें 2-3 पार्ट जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन उस तरह का कम ही है, क्योंकि उस लेवल की एप्लीकेशन करवा नहीं ना सकता। लॉ तो देखें वो तो पूरे का पूरा ही एप्लीकेशन होता है A to Z। हाँ लेकिन नहीं, मॉडल पेपर दे रखा है ना उसने, और मॉडल पेपर में आपके लिए आसानी ये है कि उसमें 51 मार्क्स का नॉलेज बेस, 49 का उसमें एप्लीकेशन है। यानी कि कहने का मतलब कि ज्यादा जो पेपर है वो आपका नॉलेज बेस है मॉडल पेपर के लिहाज से। लेकिन कल मैंने बता दिया था वैसे कि इसमें बिल लॉ की तरह 60-40 वाला पोर्शन है, यानी कि 60% आपका एप्लीकेशन और 40% नॉलेज बेस है। लेकिन मॉडल पेपर वो, और पेपर तो मॉडल ही आपके लिए मेन है, वो आई कैप ने दिए इसलिए ताकि आप उसको देख सकें, कल देखेंगे उसको। नहीं बेटा, दूसरी बात होने लगी थी क्वांटिटेटिव डाटा की। क्वांटिटेटिव डाटा जैसे हमने डिस्कस किया, ऐसा डाटा जिसमें नंबर्स आते हैं, न्यूमेरिकल। अब इसकी भी आगे मजीद मेरे बच्चे दो तरह की टाइप्स होंगी, क्वांटिटेटिव और सॉरी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा। अब डिस्क्रीट डाटा क्या है? ऐसा डाटा जो कभी पॉइंट्स में ना आ सकता। इस बात पे पक्के रहना है कि ऐसा डाटा जो पॉइंट्स में आता ही ना हो, उसके लफ्ज क्या बोलते हैं? ये डिस्क्रीट डाटा है। जैसे इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे हैं? 15 बैठे हैं, कोई कहेगा 15.5 है, 15.75 है। आप कहेंगे सर कभी हो ही सकता है ना ऐसा, एक बच्चा सर अभी एंटर ही हो रहा है, आधा एंटर हुआ क्लास में, ये बकवास है।
एक एक बच्चा सर बैठा यहाँ पे लेकिन सोच किसी के बारे में रहा है, तो आधा ही बैठा ना यहाँ पे, फिजिकली यहाँ पे रूह कहीं और, बेशर्मी है। तो कहने का मतलब इस तरह की यहाँ पे कोई टर्म आपने यूज नहीं करनी मेरे से, यानी कि पक्का यकीन रखना है इस बात पे कि डिस्क्रीट डाटा जो कभी डेसिमल में ना आ सकता हो, कभी पॉइंट्स में ना आ सकता, क्या रखोगे इस बात को। और जो पॉइंट्स में आ सकता हो उसके लफ्ज क्या बोलेंगे, ये कंटिन्यूस डाटा है। अच्छा, हो सकता है पॉइंट्स वाला वो मान लो कि पूरी फिगर हो, आप कहेंगे नहीं नहीं अब ये डिस्क्रीट हो गया, बेशर्मी सही हो, ऐसे थोड़ी। मेन कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा डाटा जो पॉइंट्स में आ सकता हो उसको कहां पे रखना है आपने, कंटिन्यूस डाटा, चाहे वो होल फिगर हो एकदम। ऐसे भी तो आ सकता है होल फिगर, जैसे मान लो बाहर टेम्परेचर कितना है, वो कहेगा आज 24 है? तो आप कहेंगे अब देखें सर ये डिस्क्रीट है, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि मेरे से वो पॉइंट्स में भी तो आ सकता है टेम्परेचर। तो ऐसा डाटा जो पॉइंट्स में आ सकता हो उसके लफ्ज क्या बोलेंगे, ये कंटिन्यूस डाटा है। और जो पॉइंट्स में ना आ सकता हो इसके लफ्ज क्या बोलेंगे, ये। यहाँ पे कितने एसी लगे हुए हैं क्लास में, अच्छा ये बताओ, ये जो एसी है क्या ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? कितने बेंच पड़े हुए हैं, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? डिस्क्रीट डाटा है? बाहर टेम्परेचर कितना है, आप लोगों की हाइट क्या है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस? कंटिन्यूस है, ये पॉइंट्स में आ सकती है। क्या कह रहे हैं बेटा, उन्होंने कंटिन्यूस ही रखना है, आ सकता है ना, मैं बकवास यही की थी है कि जो डाटा पॉइंट्स में आ सकता हो, अल्फाजों पे गौर करो, जो आ सकता हो उसको कंटिन्यूस में रखना है आप। बात समझ आ रही है कि नहीं? लोटा कहता है कि काउंटेबल होल नंबर, जब उसने बकवास कर रहा है कि ये होल नंबर में ही काउंट होता है हमेशा, इसके लफ्ज क्या बोलेंगे, ये डिस्क्रीट डाटा, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास क्या है, प्रोडक्ट सोल्ड, आज कितनी चीजें बिकी हैं, वो कहेगा 5.25 चीजें बिकी हैं, ऐसे थोड़ी होती हैं, या 4 बिकी होंगी, 5 चीजें बिकी होंगी, जो भी है, आज कितने मोबाइल बिके हैं, तो ये मेरे से पॉइंट्स में थोड़ी आएगा। हाँ हाँ बोलो, ये डाटा इकट्ठा हो रहा है भैया, शायद साहब आपकी अटेंडेंस लगाएंगे, ये डाटा जाएगा वहां पे, उसको एनालिसिस किया जाएगा, उसकी बेस पे डिसीजन लिया जाएगा, इस टाइम पे क्लास को कंटिन्यू रखें या खत्म कर दें, इनसाइट्स ले बड़ा। उसके बाद यानी कि ये नॉन फ्रैक्शंस होती हैं, सादा अल्फाज कहता है कि मेजरेबल वैल्यू इन ए रेंज, ये रेंज में हो सकती है डेफिनेटली। और वो अगर कहीं पे वो होल नंबर भी आ जाए तो आपने उसको हमेशा कंटिन्यूस ही बोलना है, जो पॉइंट्स में आ सकता हो, जैसे हाइट की बात हो रही है। इसी तरह मेरे टेम्परेचर टेम्परेचर की टाइम शाइम जो है इस तरह के। तो बेटा इसकी भी आगे एग्जांपल हैं, जैसे नंबर ऑफ बुक्स लाइब्रेरी में कितनी पढ़ी हुई हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, कार्स कितनी खड़ी हैं पार्किंग लॉट, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड कितने हुए, स्कोर कितने हुए, वैसे चाहे वो कोई भी हो है, नंबर ऑफ सिबलिंग्स क्या है, ये सारे इस तरह का जो डाटा होता है वो हमारा क्या है। अच्छा देखो यहाँ पे कोई पॉइंट्स पॉइंट्स वाली कोई है क्वेश्चन ना, ऐसा डाटा जो देखो पर्सन हाइट वो 170 भी हो सकती है, तो बात करो, लेकिन भैया आप बोल देंगे इसको कि आप ये डिस्क्रीट है, नहीं नहीं ऐसा है। आपने उस नेचर देखें उसकी, क्या ये पॉइंट्स में आ सकता है, हाँ ये पॉइंट्स में आ सकता है, तो इसको क्या रखेंगे, ये कंटिन्यूस डाटा है, चाहे हाइट्स है, बेबी वेट है, टेम्परेचर है, टाइम टेकन टू फिनिश, अमाउंट ऑफ मिल्क इन ए बोतल। कहता है कि क्वांटिटेटिव डाटा रेफर टू न्यूमेरिकल डाटा दैट क्वांटिफाइड समथिंग, कहता है इट अलाउज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड कंपैरिजन, सारी बात जहाँ पे फिगर्स आएंगी वहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो ये प्लस माइनस तकसीम जो भी है वो कर सकते हो आप। कहता है क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी स्प्लिट इनटू 2 मेन टाइप्स, कौन कौन से होंगे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट क्या है, डिस्क्रीट डाटा इज काउंटेबल एंड ऑफन रिप्रेजेंट होल नंबर, सारी बात है ये होल नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। कहता है दीज वैल्यूज कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, जब उसने कह दिया तो मान लेना आप, इसको सब डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स इंक्लूड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड, बस ये 2 एग्जाम्पल आप याद रख लें, बाकी आपके सामने समझाने के लिए हैं, और अपनी तरफ से इजाद ना कीजिएगा पेपर है, ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो यहाँ पे कह रखा उसने वो लिख दीजिएगा है। लेकिन सर ये अगर याद ना आए तो फिर तो हम कर सकते हैं, पक्की बात आप कर सकते हैं, तो और ये भी मुझे पूरा यकीन है आप पे ये याद आनी भी नहीं है? उसके बाद मेरे कंटिन्यूस डाटा इज मेजरेबल एंड कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद इन ए रेंज, इंक्लूड डेसिमल्स आर फ्रैक्शंस। एग्जांपल कौन सी हैं, ये हाइट है, वेट है, टेम्परेचर और टाइम, बस ये एग्जांपल मेरे बच्चे आपने याद रख लेंगे। अभी तक आज आपने क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले हमारी शुरुआत हुई डाटा से, हमने डाटा को डिस्कस किया, वो क्या हुआ करता था, वो कितना अहम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद हमने डाटा की टाइप्स को डिस्कस किया, देखो आगे भी टाइप्स नहीं होगी तो क्लासिफिकेशन इस तरह के अल्फाज बोलेगा डाटा के है, जो चीज जिस तरह बताई गई हो, कभी वो डाटा की टाइप्स पूछे यही बतानी है, कैटेगरी पूछे अब यार आगे जाने जा रही है, क्लासिफिकेशन पूछे तो आगे कुछ और आ रही होंगी, तो जो लफ्ज जहां पे बताया गया है उसको वैसे ही याद करना है आपको बेटा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डाटा डिस्कस की, 2 टाइप्स थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव डाटा के अंदर मजीद 2 टाइप्स थी, एक नॉमिनल और दूसरी ऑर्डिनल। और नॉमिनल और ऑर्डिनल में फर्क क्या था, ऑर्डर का, यानी कि नॉमिनल में ऑर्डर नहीं होता, कोई तरतीब नहीं होती, यानी कि रैंक नहीं होता,
तरतीब तो होती है लेकिन रैंक नहीं होता, और उसमें जो ऑर्डिनल है उसमें रैंक होता है, बड़ा वाज़ेह रैंक होता है, डिफरेंस होता है उसमें। उसके बाद हमने डिस्कस किया जो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा, उसमें मजीद दो टाइप्स थी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट ऐसा डाटा जो डेसिमल में नहीं आ सकता, और कंटिन्यूस डाटा ऐसा जो पॉइंट्स में आ सकता है। सादा एग्जाम्पल्स याद रखनी है आप लोगों को, कल सुना भी जाएगा आप लोगों से, सुनूंगा नहीं कभी, लेकिन कभी खुदा ना खासा कभी दिल कर गया तो सुन लिया, तो मेरे बच्चे बेइज्जती होगी क्लास में, क्योंकि हर चैप्टर के 4 टेस्ट हैं, तो उसमें बथेरा टेस्ट हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि टेस्टों के बाहर कोई चीज़ आई कैप आपसे पूछेगा, क्योंकि जब टेस्ट होंगे उसमें मैंने पूरी किताब टेस्ट करनी है, तो आई कैप कहाँ से पूछेगा, किताब से पूछेगा। तो इसलिए इंशाल्लाह मैं आपको 100% कहता हूँ कि टेस्ट से बाहर कुछ नहीं आना, और अगर टेस्ट दे दो कम से कम हर चीज़ आपके हाथ से गुजरी हो। खास तौर पे मेरे बच्चे जो सब्जेक्टिव टेस्ट है वो आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, और टेस्टों का क्लास से कोई लेना देना नहीं होता। जब टेस्ट होगा, जो एमसीक्यूज होंगे वो गूगल क्लासरूम के जरिए होंगे, कम से कम 40 सवाल होंगे हर उसके, जो एमसीक्यूज होंगे, उसके अलावा जो होंगे वो अगर जरूरत पड़ी तो वो भी होंगे। और जो सब्जेक्टिव है वो सारी बात है यहाँ पे आपने रिटर्न देना, और उसका भी कोई टाइम नहीं होता, आप सुबह आएँ और शाम 3-4 बजे तक तनहा बैठे हुए, तो आप इनसे वो कर लीजिए। ले बेटा आगे बढ़े। ये तीसरा दिन शुरू हो गया मेरी क्लास का, रेगुलर क्लास का तीसरा दिन है। आपका तो रौला ही नहीं ना, देखो वो उनको मैं पढ़ा भी तो पहली दफा रहा हूं, और जब पहली दफा, यकीन कर लो कि कम से कम 5 से 6 घंटे, कम से 5 से 6 घंटे पहले मैंने, जब मेरी पिछला सेशन खत्म हुआ तो उसका उस वक्त का मैं स्लाइडें बना रहा हूँ, सारा दिन बैठ के स्लाइडें तैयार करो। उसके बाद अभी भी जितना टाइम होता है वो सारा डाटा, इस दफा मैंने ऑर्डर नहीं पढ़ा है, बच्चे बेचारे इतने परेशान हो, क्योंकि जिन बच्चों को आदत है रट्टा शट्टा लगाने की सादा ही सादा, वो चाह रहे थे कि राणा साहब भी पढ़ा दे बेहतर, लेकिन बेचारे वो नहीं कर सके उसको, क्योंकि मुझे पता था मैं उनके साथ, वो आखिरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट होती, मैं इंसाफ ही नहीं कर सकूँ। खैर वापस हो, कैटेगरीज ऑफ डाटा मेरे बच्चों, 3 कैटेगरीज आपके सामने नजर आ रही हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर डाटा और सेमी स्ट्रक्चर डाटा। जब कैटेगरीज की बात करेगा तो यही 3 अल्फाज आपने बोला करने के, सर कैटेगरीज ऑफ डाटा कौन कौन सी हैं? डाटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। यानी कि सेमी स्ट्रक्चर आपको पता है कि इन बिटवीन फॉर्म है इन दोनों डाटा की। उसके बाद में अगर हम स्ट्रक्चर डाटा की बात करें, जैसे आपको ये तस्वीर में नजर आ रहा होगा, ऐसा डाटा जो रोज एंड कॉलम में पड़ा हुआ नजर आए, जिसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट हो, उसके लफ्ज क्या बोलते हैं? ये स्ट्रक्चर डाटा। बस आप इतना याद रख लीजिएगा कि स्ट्रक्चर डाटा वो डाटा होगा जो रोज एंड कॉलम में पड़ा हो। ये 2 अल्फाज तो आप याद रख सकते हो ना। स्ट्रक्चर डाटा कौन सा है? जो रोज एंड कॉलम में पड़ा हो। जैसे आपकी जो यहाँ पे सीएफई में आपकी जितनी डिटेल पड़ी हुई है आपके बारे में, वो आपकी रोज एंड कॉलम में पड़ी हुई है। अगर आपकी फीस की डिटेल पड़ी हुई है, रोज एंड कॉलम में पड़ी हुई है। आप आई कैप में जो आपके होता है ना कि आपके रिजल्ट जो भी आपकी चीजें वहां पे कंपाइल हो रही हैं, सब रोज एंड कॉलम में हो रही है। तो ऐसा डाटा जो रोज एंड कॉलम में पड़ा हो, उसके लिए लफ्ज क्या बोला करेंगे? स्ट्रक्चर डाटा है। इसके एनालिसिस करना आसान होता है। उसके बाद में रचे दूसरा आता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, जैसे आपको तस्वीर से भी नजर आ रहा होगा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है? जो रोज एंड कॉलम में ना हो सकता हो, और कर भी नहीं सकते आप इसको। ऐसा डाटा, ये अच्छा ये भी याद रखना कि ये ना हो कि आपने डाटा को वैसे ही बखेर कर रखा हो, आप कह रहे हो ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, ये तो आप नशे में हो, आप उसको रोज एंड कॉलम में डिवाइड करो। ऐसा डाटा जो रोज एंड कॉलम में हो, उसके लफ्ज क्या होगा? स्ट्रक्चर डाटा। और ऐसा डाटा जो आप रोज एंड कॉलम में डिवाइड ही ना कर सकते हो, उसके लफ्ज क्या रखेंगे? ये अनस्ट्रक्चर डाटा है। जैसे तस्वीरें हैं, इमेजेस हैं, साउंड्स हैं, वीडियोस हैं, जो भी हैं, इस तरह की चीजें, आप उसको रोज एंड कॉलम में कैसे डिवाइड करोगे उसको? तो ये रोज एंड कॉलम में डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये मेरे बच्चे क्या कहलाएंगे? ये अनस्ट्रक्चर डाटा। उसके बाद आ जाता है सेमी स्ट्रक्चर। ये हमारे लिए होता ही नहीं, ये वो नहीं डाटा जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में होता है। ये मेरे बच्चे, ये प्रोग्रामर्स के लिए लफ्ज होता है। ये जो होता है ना कि जिस लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्रामर हैं वो प्रोग्राम लिखते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, ये वो डाटा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसमें जैसन है, एक्सएमएल है, जावा शावा, जो इस तरह की लैंग्वेज अगर आपने कभी सुने हो अल्फाज, क्योंकि देखें इन अल्फाजों की डिटेल में आपको जाने की जरूरत ही नहीं, आपने सिर्फ उतना का पता रखना है जितना का आपकी किताब में बता दिया गया होगा। क्योंकि मेरे बच्चे ये क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है ये सारे का सारा सब्जेक्ट? क्योंकि अगला जो दौर है वो सारे का सारा है ही मेरे बच्चे, वो समझो कि सिस्टम बेस्ड ही है। अब जो जिसको कहते हैं हार्ड फॉर्म में, तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ सिस्टम में होगा, सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, काम सिस्टम कर रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेट है। अब वहां पे मेरे बच्चे जब कोई कोई चीज आप होता है ना कि बात आप ऑडिट भी करने जाते हो, आप उस सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, आप उस प्रोग्रामर से डिस्कशंस करते हो, बताइए ये सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। जब आपको कोई चीजें बता रहा हो, आपसे डिस्कस कर रहा हो, तो कम से कम आप उसकी बोली हुई टर्म्स को समझ तो सकें, बोल क्या रहा है।
ये नहीं कि आपने ये सारा कुछ सीख लेना आप प्रोग्रामर बनने जा रहे हो, ना ना, ये ऐसे ही है जैसे आपने जब लॉ पढ़ा था कि आप वकील बने हो। हैं? यकीन कर लो कि यहाँ पे भी आपको ये सिर्फ इसलिए बताया, वो लॉ इसलिए पढ़ाया गया था ना कि कल आप इस बात का अंदाजा लगा सकें कि इस सिचुएशन में मुझे किसी वकील से मशवरा कर लेना चाहिए, यहाँ पे कोई लीगल क्वेश्चन है, मुझे मशवरा कर लेना चाहिए। तो सिर्फ इस इतनी समझ बूझ देने के लिए आपको लॉ पढ़ाया गया। अब यहाँ पे जो आपको ये सारा आईटी से रिलेटेड डाटा सिस्टम रिस्क पढ़ाए जा रहे हैं, ये आपको कोई प्रोग्रामर नहीं बनाएगा, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि कल जब कोई इस तरह का बंदा टेक्निकल बैठा हुआ आपसे गुफ्तगू कर रहा हो या आप उसको कोई चीज समझाना चाहते हो, कम से कम आपको कुछ नॉलेज हो। इस मकसद के लिए मुझे ये सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। खैर बेटा, ये वैसे ही समझाने के लिए जनरल बातें कि स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डाटा क्या है। कहता है कि स्ट्रक्चर डाटा जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, डाटा होगा जो रोज एंड कॉलम में होगा, और ये मोस्टली मेरे से जाहिर बात है, ये डाटा कौन सा होगा रोज एंड कॉलम में, ये क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वांटिटेटिव की फिगर्स होंगी। और उसके बाद ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर डाटा है उसकी जो क्वांटिटी है वो तकरीबन कोई 20% होता है, यानी कि ये कम होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद ये नंबर डेट्स जो भी हैं इस तरह की चीज, ये इसमें स्टोरेज कॉस्ट कम पड़ती है क्योंकि तरतीब से रखा होता है, इसमें स्टोरेज कॉस्ट भी कम होती है और इजियर टू मैनेज जो भी है, प्रोटेक्ट करना इसको आसान होता है। इसके बरक्स अगर हम बात करें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ये रोज एंड कॉलम में नहीं होता, उसमें निशान लगा दिए, इसको कभी भी आप रोज एंड कॉलम में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। और ये मोस्टली क्या होता है, ये क्वालिटेटिव होता है। और इसमें जो एस्टिमेटेड जो डाटा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 80% तक डाटा, यानी कि सीएफई में अगर हम देखें, कोई बंदा पूछे अच्छा बताओ यहाँ पे सीएफई में ये स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, बिल्कुल है, क्या सेमी, बिल्कुल तीनों है। और ये बताएं कि सीएफई में जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होगा कितनी मकदार होगी इसकी तकरीबन टोटल डाटा की, हम बोलेंगे उसको 80% तक डाटा जो सीएफई का पड़ा वो अनस्ट्रक्चर्ड है, और जो स्ट्रक्चर्ड है वो कितना है, सिर्फ वो कोई 20% के राउंड। क्या था कि इसमें इसमें डाटा कौन कौन सा, इसमें तो नंबर डेट्स एंड स्ट्रिंग्स इस तरह की चीजें आ रही है। इसमें क्या कुछ आता है, इसमें इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, वर्ड प्रोसेसिंग, फाइल्स एंड ईमेल, स्प्रेडशीट होती है बेशर्मियों से। तो ये मेरे बच्चे इसमें आता है। उसके बाद रिक्वायर, इसमें स्टोरेज भी मेरे बच्चे जाहिर बात है ज़्यादा चाहिए होती, और उसके बाद मोर डिफिकल्ट टू मैनेज, इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। जैसे अगर हम बड़ी बड़ी उसकी कंपनियों की दराज शराज हैं, अमेजोन है, इस तरह की उनकी बात करें, उनका जो मेजोरिटी डाटा वो सारे का सारा मेरे से अनस्ट्रक्चर्ड होता है। लोग रिव्यूज़ की शक्ल में, कमेंट्स की शक्ल में हैं, डिफरेंट तरह के, वैसे ही वो जिसको इमेजेस अपलोड करते हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें चल रही होती हैं उसके अंदर। बहुत बड़ी मुकदार में उनका डाटा पड़ा होता है, एक दिन के अंदर लाखों लोग एक्सेस करते हैं उनको, लाखों रिव्यूज दे रहे होते हैं, लाखों कमेंट्स कर रहे होते हैं, लाखों वीडियोस, इमेजेस, ये सारा कुछ चल रहा होता है। इतना डाटा की आपकी सोच है, इसके लिए लफ्ज बोला करेंगे आगे जाके ये बिग डाटा है, या डाटा लेक्स क्रिएट हो रही होंगी, कुछ इस तरह के अल्फाज। नो बेटा, ये अभी हमने देख लिया, ये होता है ना कि एक पिक्चर इज वर्थ देन 1000 वर्ड्स। तो इसलिए आपको ये तस्वीरें थोड़ी सी दिखा दी जाती हैं कि बेटा स्ट्रक्चर डाटा क्या है, तो रोज कॉलम में जो किसी कंपनी के अंदर सेल्स की फिगर जो, या कोई एक्सेल में डाटा नजर आ रहा हो, फाइनेंस का डाटा हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो भी है, इस तरह का डाटा वो सारा स्ट्रक्चर कहलाता है। और अनस्ट्रक्चर क्या है, किसी भी कंपनी में जो चैट शैट्स हो रही होती हैं आपस में, जो ईमेल्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स, वॉइस ट्रांसक्रिप्शन जो है हमारी जितने भी हैं, रेटिंग एंड रिव्यूज लोग दे रहे हैं, कॉल सेंटर से जितनी कॉल्स हो रही हैं हमारी, लोग देखो ये कॉल सेंटर के ऊपर जो कॉल्स हो रही होती है ना, या जो कंपनी डिफरेंट तरह की कॉल्स कर रहे होते हैं कस्टमर्स को या बाकी लोगों को, ये कॉल्स भी रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। और आपको याद है कि जब आप किसी बैंक को या कॉल करते हैं तो वो आपको कहता है कि सर ये क्वालिटी पर्पज के लिए तो ये कॉल आपकी रिकॉर्ड की जा रही है, और वो रिकॉर्ड करके डाटा का हिस्सा बनेगी ना मेरे बच्चों। लेकिन इसको एनालिसिस करना इतना आसान नहीं होगा कि देखो आप उनको गालियां निकाल रहे थे, जब अब मुझे थोड़ी देर में पीडीसीएल की कॉल आ जाएगी, कहेगी राणा साहब आपकी तरफ 11,261 रुपए पड़े हुए हैं, आप दें। राणा पता नहीं इतना औखा बोलेगा उनको, मैं तो आपके खिलाफ केस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब रिकॉर्ड हो रही है ये सारा कुछ है, और वो कहेंगे कि पीडीसीएल से लोग तपे हुए हैं, हालांकि कॉल से उनके पास रिकॉर्ड बनेगा इसका प्रॉपर, है कि बंदे की टून क्या थी जब वो बात कर रहा था। ऑनलाइन कम्युनिकेशन जितनी भी हो रही है, नोट्स एंड टेक्स्ट फाइल्स जो हैं, सर्वे सर्वे, ये जितने मेरे चाहिए क्या है सारा, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। स्ट्रक्चर डाटा जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया, इस तरह के जो टेबल्स में आपने डिवाइड करके रखा हो, जैसे बैंक ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उसमें इस तरह की सेल्स की कस्टमर प्रोडक्ट आईडी होती है, कौन सी चीज़ है, उसका नाम क्या है, कितनी सेल हुई है, प्राइस क्या है। एम्प्लॉय डाटा इसी तरह होता है मेरे बच्चे, एम्प्लॉय आईडी होता है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें याद रखना, ये ऐसे भी होंगी जो यूनिक होती हैं हर एक उसकी। जैसे होता है ना कि एक हमारा एम्प्लॉय है वो इमरान एक है और इमरान दूसरा भी है, दो इमरान है, लेकिन आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इनको यूनिकली भी आइडेंटिफाई करना होता है, उसके लिए प्राइमरी की वगैरह इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई कैम में आप लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, लेकिन कभी भी दो बच्चों का CRN सेम नहीं हो सकता।
इसलिए उसको मेरे बच्चे वो प्राइमरी की के तौर पे इस तरह की चीजें आगे जाके हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। लो बेटा, स्ट्रक्चर डाटा जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया है, ये डाटा किस शक्ल में पाया जाता है? रोज एंड कॉलम्स। बस ये लफ्ज याद रखना। कहता है कि स्ट्रक्चर डाटा रेफर टू इन्फॉर्मेशन, जारी बात। अच्छा देखो यहाँ पे डाटे को लफ्ज उसने क्या बोल दिया? इन्फॉर्मेशन। अब ये नहीं कहना सर ये प्रोसेस तो हो ही नहीं, फलाना नहीं हुआ, गोली मारो, क्योंकि हमारे सिलेबस में डाटा और इन्फॉर्मेशन में कोई फर्क डिस्कस नहीं हुआ। डाटा मीन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही है। कहता है कि स्ट्रक्चर डाटा रेफर टू इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज इन प्री डिफाइंड फॉर्मेट, जिसका पहले से फॉर्मेट तय किया गया था, या कहाँ पे कौन सी चीज कैसे लिखनी है। और दूसरा टिपिकली स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम, बस उसने कंप्लीट कर दी उसकी डेफिनेशन। ये अल्फाज आपने याद रखना। स्ट्रक्चर डाटा क्या होगा? जिसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट पहले से तय किया होगा, कौन सी चीज कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। जैसे होता है ना कि आप बैलेंस शीट बनाते हो, है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी है। उसके बाद मेरे टिपिकली इसमें रोज एंड कॉलम में कहता है दिस टाइप ऑफ डाटा इज इजी टू मैनेज, एनालाइज एंड क्यूरी। देखो इस डाटा को जो रोज एंड कॉलम में पड़ा हुआ ना, इसको मैनेज करना बड़ा ही आसान होता है। जिस चीज को सर्च करना है, ढूंढना है, आप कर लो। इसके ऊपर डिफरेंट तरह के एनालिसिस परफॉर्म करने हैं, आप जैसे मर्जी कर लो। सॉफ्टवेयर के लिए भी इस डाटा को समझना आसान है। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी बहुत महंगे या उस तरह के बड़े टेक्निकल नहीं होते। लेकिन जब हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की बात करेंगे, उसके लिए खास तरह के सॉफ्टवेयर यूज होंगे, उसका भी एनालिसिस होगा। लेकिन उसके एनालिसिस के लिए हमें पापड़ पेलने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं होगा। इतने सारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे हैं, उन कमेंट्स का आपने एनालिसिस करना है कि लोगों के क्या रुझान है, क्या सेंटीमेंट्स हैं कस्टमर्स के। वो इतना आसान नहीं होगा इस चीज को वो करना। लेकिन आज कितनी सेल्स हुई है, कितना हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आज कितनी परचेज हुई है, कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, कौन सी चीज ज्यादा सेल हुई है, कौन सी कम हुई है, इसका अंदाजा लगाना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये डाटा सारा किसमें स्टोर होता है? स्ट्रक्चर्ड। तो इस डाटा को मेरे से क्या करना, इसको मैनेज करना भी, संभालना भी आसान है। स्टोरेज भी बड़ी कम पड़ती है, बड़ी आसानी से आप इसको सिक्योर रख सकते हो। और इसको एनालाइज करना भी आसान है। जैसे एक्सेल में आप सारा डाटा रिकॉर्ड करके, जो पहले हुआ करता था, ज्यादा एक्सेल ही खेलते थे आप, और इसी बेस पे आप लोगों की बड़ी कदर हुआ करती थी मार्केट में। अब वो कदर खत्म हो जानी है मेरे बच्चों, क्योंकि अब एक्सेल एक्सेल आपने नहीं खेलना फ्यूचर में जाके। अब वो सारे का सारा सॉफ्टवेयर खुद ही कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे बच्चे इसको इसके क्यूरी करना है, मतलब इसमें से कोई चीज सर्च करना, इसमें से कोई चीज होता है कि कोई कमांड देके कोई चीज ढूंढना, वो मेरे बच्चे बड़ा आसान हो। उसके लिए क्या करेंगे? यूजिंग स्टैंडर्ड टूल्स लाइक रिलेशनल डेटाबेस एसक्यूएल। कहते हैं इसके लिए खास, अच्छा ये एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड हमारी क्यूरी लैंग्वेज होती है। ये जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है एसक्यूएल, ये हम लोग नहीं बोलते। जब आप किसी भी, मान लो कि कोई इंस्ट्रक्शन देते हो किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर कि मुझे ये रेशो परफॉर्म करके दे दो, ये एनालिसिस करके दे दो, ये फलानी चीज करके दे दो, ये एक महीने की सेल निकाल के दे दो, जो भी सेल 10,000 के ऊपर की है वो निकाल के दे दो। जब इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो, उसके लफ्ज बोला कि जाता है मेरे बच्चे ये एसक्यूएल के जरिए। अब देखो आप तो अपनी लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज में उसके इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आपकी उन इंस्ट्रक्शंस को एसक्यूएल क्या करती है? ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है जिसको वो जो प्रोग्राम है वो समझ पाता है, और आपको उस तरह की चीज ढूंढ के देता है। यानी कि एक्चुअली ये एक एसक्यूएल क्या है? ये एक ब्रिज का काम करती है आपके और उस सॉफ्टवेयर के दरमियान, या उस डेटाबेस के दरमियान जिसमें डाटा पड़ा हो। इस डेटाबेस कह लो, सॉफ्टवेयर ना कहो। यानी कि इंसान और उसके सामने पड़ा हुआ डेटाबेस जिसमें सारा डाटा पड़ा हुआ उसका। बिल्कुल, ये ट्रांसलेटर है। जो होता है ना कि जस्ट जस्ट एग्जांपल, जैसे मैं कहूंगा यहाँ पे सामने अलमारी पड़ी हुई, उसमें बड़ा डाटा पड़ा हुआ। मैं यहाँ पे किसी बच्चे को कहता हूँ इसमें वो फलानी जो सेल्स की फाइल है ना फलाने महीने की, वो निकाल के दे दो। वो बच्चा उठेगा, जाके उससे ढूंढ ढांड के उसको दे देगा। ये तो तब है ना जब हार्ड फॉर्म में डाटा पड़ा हो। लेकिन वही डाटा जब सिस्टम में पड़ा हुआ है, वो डाटाबेस कहलाएगा। डाटाबेस, जब उस डाटा बेस में से कोई डाटा निकालना होगा, यहाँ पे कोई इंसान थोड़ी होगा उसको कहूंगा वो फाइल निकाल के ला, फलाने महीने की सेल निकाल के दे, फलाने बैच के बच्चों की डिटेल निकाल के दे। उसके लिए मेरे बच्चे क्या करूंगा? मैं क्यूरी करूंगा, और वो क्यूरी मेरे बच्चे डाटाबेस को समझ नहीं आएगी। उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जिसको डेटाबेस समझ सके, उसके लिए लफ्ज क्या बोला जाएगा? कौन सी वो यूज करेंगे? टूल, हमारे लिए टूल है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो इंसान और डेटाबेस के दरमियान ब्रिज का काम करेगा। बस इसके बारे में इतना की याद रखना, कहीं और कुछ बताएगा तो ठीक, अदरवाइज सर इतनी सी बात याद रखो। एग्जाम्पल पूछेगा पेपर में, एग्जाम्पल तो स्ट्रक्चर डाटा क्या है, क्योंकि दे रखी है, पूछेगा पेपर में कि बताओ स्ट्रक्चर डाटा क्या है और उसकी एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल कौन कौन सी है मेरे बच्चे? कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर सिस्टम माइट स्टोर कस्टमर डिटेल्स सच एज नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। देखो जो सीआरएम होता है उसमें इस तरह करके एक कस्टमर का आईडी होता है, उसका नाम लिखा होता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी परचेज हिस्ट्री, उसने हमसे कब कब क्या खरीदा है, और लास्ट इंटरेक्शन कब हुआ था, उसने कोई परचेज हमसे कब की थी। इस तरह की सारी डिटेल्स सीआरएम में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है हमारा, उसमें स्टोर हो रही होती है एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, प्री डिफाइंड फॉर्मेट में। कहता है कि दीज फील्ड्स आर वेल ऑर्गेनाइज इन ए टेबुलर फॉर्मेट मेकिंग इट इजी टू फिल्टर एंड एनालाइज। आप बड़ी आसानी के साथ इसमें से अली का डाटा निकालना तो अली को फिल्टर कर लो, होता है ना बात का, तो एक्सेल के ऊपर फिल्टर लगाते ऊपर आप, जैसे फलाने बंदे का ही डाटा, ये फलाने मंथ की सेल, वो इस तरह मुझे दिखा दो।
तो इसको एनालाइज करना और फिल्टर करना आसान होता है। कहता है कि एग्जाम्पल 2 क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डाटा जितना भी हमारा होता है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही मेरे बच्चों, जैसे फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन डाटा है मेरे बच्चे, अगर हम उसकी बात करें, ये हमारे पास एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डाटा है, यानी कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है उसका रिकॉर्ड, यानी कि ट्रांजैक्शन आईडी फलानी हुई है, किस तारीख को हुई है, अकाउंट नंबर क्या था, डिस्क्रिप्शन किस चीज़ की सेल हुई है, कितने की हुई है, और डेबिट क्रेडिट जो भी है वो सारा बैलेंस क्या है फिर आगे। तो ये इस तरह करके मेरे बच्चे हमारी ये जितना भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ये ट्रांजैक्शन इस तरह करके रिकॉर्ड हो रही थी। कहता है कि कंपनीज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्लूड डेट, अमाउंट, अकाउंट नंबर, और दिस डाटा कैन बी इजीली, वही बात जो पढ़ के एनालाइज किया जा सकता है। अभी ये मैंने वैसे ही आपको समझा दिया थोड़ा सा कि ये हमारा डाटाबेस पड़ा हुआ, मान लो ये डाटाबेस हो जिसमें सारा डाटा पड़ा हुआ, ये इंसान कि उस डाटाबेस में से कोई डाटा एक्सेस करना चाहता है, कोई चीज़ एनालाइज करना चाहता है, तो ये डायरेक्टली मेरे बच्चे उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता डाटाबेस, क्योंकि वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज को वो नहीं समझता। उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जो डाटाबेस समझता होगा। आप तो नेचुरल लैंग्वेज में क्यूरी करेंगे, क्योंकि आपको वो लैंग्वेज क्यों सीखनी पड़े। जैसा होता है ना कि बड़ी सारी चीज़ें आप उनके साथ कम्युनिकेशन नॉर्मली करते हैं, जैसे चैट जीपीटी सबसे, आप उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश जिसमें मर्जी कम्युनिकेशन कर लो। आपको लग रहा है कि चैट जीपीटी आपकी वाहियात किस्म की पंजाबी जो उस तरह की बोलते हो, ये नहीं अल्लाह माफ करे पंजाबी गलत है, पंजाब में बैठे हैं, जिसको खुदा ना खासा पंजाबी से कोई लेना देना हो वो दफा हो जाए यहाँ से, उसका लेना देना नहीं पता। अच्छा होता ना कि बंदा पंजाबी बोलता है, अच्छा इतने बेशर्म लोग ने पंजाब में बैठे हैं वो कहेंगे पंजाबी नहीं बोलते, तो फिर पंजाब का नाम चेंज कर लो, या तो आपको समझ नहीं आती है? अगर समझ नहीं आती फिर भी बात ठीक होगी, इट्स ओके कि आपके साथ बोल लेते हैं, बाकी लैंग्वेजेस भी आती हैं भाई, इतना थोड़ी है कि खुदा ना खासा बिल्कुल कुछ नहीं आता इनको। लेकिन ये बेशर्मी है कि अगर कोई बंदा इस तरह कह रहा हो कि यार वो तो बंदा ही पंजाबी बोल रहा है, वो तो फारग बंदा, यानी कि यहाँ पे किसी का मयार चेक करने के लिए उसको देखा जाता है ये उर्दू बोल रहा है पंजाबी बोल रहा है, और पंजाब में रहते हुए अगर वो पंजाबी बोल रहा है तो उसका मयार खुदा ना खासा बड़ा गिरा हुआ है। ये हमारे गिरे हुए लोगों की सोच है। उम्मीद है कि आप लोग सही हो। इंग्लिश ढूंढते हैं सर, इंग्लिश आजकल सारे इंग्लिश ढूंढते हैं, उर्दू में भी कुछ नहीं समझते। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला मामला में रखूँ, ये नफ्सियाती मरीज होते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं, और मेरा ख्याल है कि खैर गोली मारो ऐसे लोगों को, लेकिन आप लोग जिस तरह हो मेरे बच्चे अपनी माँ बोली को कभी ना भूलो। जो भी जो ठीक है स्ट्राइक ही रखो, हैं? ठीक है, जो भी है, यानी कि माँ बोली की बात लफ्ज बोल दिया ना, उसको कभी ना भूलो मेरे बच्चे। और अपने बच्चों को कभी इस तरह की ये भी ना सिखाओ कि उनको आती ना हो। देखो आप अपने घर में, स्कूल में जो मर्जी पढ़ा लो उसको, वास्ता तो उनका आम दुनिया से पढ़ना है, और आम दुनिया उस स्कूल में नहीं पढ़ी हुई जिसमें आपका बच्चा पढ़ा हुआ है। जब उनसे वास्ता पड़ेगा ना, अगर उनसे कम्युनिकेशन है, वो कहेगा "ओए, मम्मी डैडी हो सारे", अच्छा वो उनको ऐसा कह रहे होंगे। इसलिए मेरे बच्चे उनको हर तरह के माहौल के लिए तैयार होना चाहिए। ये ना हो कि बिलावल की तरह 20 साल उसको लैंग्वेजेस सिखाते रहे कि लीडर बन सके, क्या फायदा हुआ उसको, है सारी जिंदगी उसको अंग्रेजों के स्कूल में डाले रखा, और जब उसे यहाँ पे उसकी सियासत करवानी थी इतने इतने ट्यूटर रखे, आज तक वो बेचारा वो सीधी तरह बोल ही नहीं पाया जंग के दिनों में स्पीच अच्छी थी, है। जंग के दिनों में स्पीच अच्छी थी। चलो जो जो भी है, चलो पेपर पार्टी वाला भी बंदा मिल गया यहाँ पे। तो हम डिस्कस कर रहे थे मेरे बच्चे कि डाटाबेस, अगर ये जो बंदा बैठा हुआ है डाटाबेस से कोई कम्युनिकेशन करना चाहता होगा तो डाटाबेस नहीं समझेगा, ये अपनी नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करेगा, और आगे क्या पड़ी होगी एसक्यूएल, जो उसको कन्वर्ट करेगी उस लैंग्वेज के अंदर जिसको डाटाबेस समझ सकता हो। कैसे करता है सर, करके दिखाओ, उसकी जरूरत को ना, मैं फिलहाल इस मोड में हूं और ना ही यहाँ पे हम कर सकते हैं, ना ही सर को आता है। ये क्या होता है मेरे बच्चे, आगे मजीद भी इसको आप थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि ये एसक्यूएल के अंदर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामर्स, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट जो भी है, रोल नंबर, इंटीगर, नेम, वर्चार जो भी लिखा हुआ है, ये जस्ट एग्जांपल है, एज इंटीग्रल है, मार्क्स इंटीग्रल है। तो इस तरह की चीज़ें मेरे चाहिए ये एसक्यूएल के अंदर ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, कुछ चीज़ लिखी हुई है। कहता है कि यू कैन नो रन एसक्यूएल, आप एसक्यूएल रन करो और कहो कि क्यूरी लाइक सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स अबव 80, यानी कि ये स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिया हो और आप एसक्यूएल रन करते हो और उसको कहते हो कि इन स्टूडेंट्स में से वो बंदा ढूंढ के दो जिसके मार्क्स 80 से ऊपर है। ये आपने क्यूरी रन कर दी है, उसके बाद आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा कि इसमें सारा और अली ये दो ऐसे बंदे हैं जिनके मार्क्स 80 से ऊपर हैं। ये डाटाबेस है मेरे बच्चों। इससे आप डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते थे, आपने उसको नेचुरल लैंग्वेज में उसमें क्यूरी की और उसको उसने कन्वर्ट किया उसके अंदर एसक्यूएल के अंदर, और वहां से ये रिजल्ट आपको मिल गया। तो इस तरह करके ये सारा एसक्यूएल काम कर रहा होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे इसको, यूजेस ऑफ स्ट्रक्चर डाटा। जिस बंदे के पास किताब नहीं है, और मेरे बच्चों आप लोगों के पास में आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का होना ज़रूरी है, और हाथ में लाजमी तौर पे मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, कम से कम 2 हाईलाइटर आपके पास होने चाहिए।
जो भी यानी कि जो कोई आम डिटेल हो इस तरह की, उसको किसी और मार्केट जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो उसके लिए मेरे बच्चे, जाहिर बात है ग्रीन कलर बड़ा फेवरेट होता है सब लोगों का, तो कोई ना कोई इस तरह के 2-3 तरह के मार्कर यूज लाजमी करें। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मेरे बच्चे। कोशिश करूंगा कल एक और नया रूट अपनाने की, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता इस तरह का इंशाल्लाह। लेकिन मैं पहुंच जाना मैंने कभी ना कभी, और मैं पहुंच गया क्लास शुरू हो जाने, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपका बड़ापन है, आप मेरा वेट करते हैं, लेकिन मैं आपका वेट नहीं करूंगा। और वैसे मेरे बच्चे पहले अगर आप पहले आ जाए तो खबरदार, अगर कोई बच्चा वैसे ही यहाँ पे बैठ के कोई मोबाइल यूज कर रहा हो, ये इस तरह का, किताब निकाले और जो हमने पढ़ा पिछले दिन उसको जल्दी जल्दी रिपीट करे। यकीन कर लो कि 2-3 मिनट आपने शायद पूरा दिन फजूल गुजार के आए हो, ये 2-3 मिनट के अंदर ही वो सारी रिवीजन कर लोगे आप। तो एक एक लम्हा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। पोस्ट रिजल्ट तो पोस्ट रिजल्ट ही होता है, तो दौड़ लगा के रखनी है।